नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मरकजी हुकूमत ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। हुकूमत ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई मरकज को देंगी, बाकी 50% सप्लाई वो रियासती हुकूमतों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। मुल्क भर में 12 करोड़ 38 लाख लोग वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज ले चुके हैं। हुकूमत की जानिब से पीर की शाम को जारी अहकाम के मुताबिक नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा। हुकूमत ने वैक्सीन प्रोड्यूसर्स कंपनियों से कहा कि फेज 3 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां महीने में बनने वाले जुमला वैक्सीन का 50% मरकज को सप्लाई करेंगी, बाकी का 50% रियासती हुकूमतों और ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी। मरकजी हुकूमत वैक्सीन के अपने 50% फीसदी कोटे से क्राइटेरिया एक तय करेगी और सबसे पहले ज्यादा मुतासिरा रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन के वेस्टेज पर रियासतों की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके लिए सभी रियासतों को पहले से जानकारी दी जाएगी। वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दूसरी डोज लेने के लिए तरजीह मिलेगी। यह पूरा काम तय स्ट्रैटेजी के तहत किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव पहले की तरह जारी रहेगी। इसके तहत प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत को वैक्सीनेशन के लिए अपनी प्रायोरिटीज पर रिव्यू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए जो एज लिमिट है उसे घटाकर कम से कम 25 साल करनी चाहिए। अस्थमा और किडनी, लीवर और इस तरह से दूसरे बीमारियों से जो लोग मुतासिर हैं, नौजवान जो मुतासिर हैं, उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। इससे पहले इतवार को ही साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन को लेकर कई सुझाव दिए थे। आखिरकार मरकजी हुकूमत ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नीति आयोग के रुकन वी के पॉल ने पीर के रोज ये बात कही। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि दूसरी लहर कम खतरनाक है। वी के पॉल ने बताया कि पिछले साल आई लहर में जितने लोग मुतासिर हुए उनमें 30 साल से कम उम्र वाले 31% थे। इस बार की लहर में ये 32% है। 30 से 45 साल के बीच की उम्र वाले 21% है। पिछले साल भी मुतासरीन में इनकी तादाद इतनी ही थी। ऐसे में साफ है कि नौजवानों में इन्फेक्शन ज्यादा होने जैसी बात नहीं है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि पिछले साल की लहर जितनी खतरनाक थी उसके मुकाबले इस साल की कोरोना की लहर कम खतरनाक है। आईसीएमआर और नीति आयोग ने ये बातें मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के हवाले से कही हैं। लैंसेट ने कुछ दिन पहले कहा था कि डब्ल्यूएचओ और दूसरी हेल्थ एजेंसीज को अब इस वायरस से लड़ने के तरीके में फौरी बदलाव करना होगा। दुनिया के अहम हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट ने दावा किया था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस को लेकर अब तक छपी अलग अलग स्टडीज का रिव्यू कर एक्सपर्ट्स ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई वजूहात भी सामने रखी थी। रिव्यू के अहम राइटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के त्रिश ग्रीनहॉल ने कहा था कि नए खुलासे के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की डेफिनेशन को बदलने की जरूरत है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो दीगर कवायद बनाए हैं वो इस वायरस को रोकने में काफी नहीं है। इस रिव्यू को यूके, यूएस और कनाडा के 6 एक्सपर्ट्स ने लिखा है। 15 महीने के कोरोना वबा के दौरान रिसर्च के बाद हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने वाजे किया है कि वायरस गर्मी में बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे पहले माना जा रहा था कि वायरस सर्दियों में ज्यादा असर दिखाएगा। हिंदुस्तानी
सरकार मरकजी हुकूमत के 17 साइंटिस्ट के रिसर्च में सामने आया है कि गर्मी की वजह से वायरस के फैलाव की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश के मिश्रा बताते हैं कि गर्मी के मौसम में सांस तेजी से भाप बन जाती है। ऐसे में जब कोई मुतासिर शख्स सांस छोड़ता है तो वायरस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वायरस के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो सांस के साथ स्प्रे की तरह तेजी से बाहर आते हैं, फिर देर तक हवा में रहते हैं। अगर कोई शख्स बिना मास्क उस जगह पहुंचता है तो उसके मुतासिर होने का इम्कान बढ़ जाता है। हालांकि खुले माहौल में इंफेक्शन का खतरा कम है, लेकिन अगर किसी हॉल, कमरे, लिफ्ट या कोई मुतासिरा शख्स छींक भी ले तो वहां मौजूद लोगों को इंफेक्शन होने के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हवा में वायरस के असर को समझने के लिए साइंटिस्ट ने हैदराबाद और मोहाली में 64 जगहों पर सैंपल लिए। इसमें अस्पतालों के आईसीयू, नॉर्मल वार्ड, स्टाफ रूम, गैलरी, मरीज के घर के बंद और खुले कमरे, बिना वेंटिलेशन और वेंटिलेशन वाले घर शामिल हैं। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,35,299 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12 करोड़ 6 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1 करोड़ 84 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,07,554 मरीजों की हालत क्रिटिकल है। हिंदुस्तान में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया। एक्टिव मरीज वो हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा भी आज 1.5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 1,50,57,767 लोग मुतासिर हो चुके हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से 1,29,48,848 लोग ठीक भी हुए हैं। इन्फेक्शन से जान गंवाने वालों की तादाद अब 1,78,793 हो गई है। इसी तरह अभी 19,23,877 एक्टिव केसेस है, यानी ऐसे मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है। एक्टिव केसेस का यह आंकड़ा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। मुल्क में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हर दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर मुल्क में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 1,43,701 लोग रिकवर हुए, जबकि 1,620 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब हर 10 लाख की आबादी में 11,000 लोग मुतासिर मिल रहे हैं, जबकि 129 लोग जान गंवा रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के 4,009 नए मामलात और 14 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई हैं। कोरोना के मामलात की तादाद 5,093 से घटी है, क्योंकि हुक्काम ने एक हफ्ते के दौरान ज्यादा टेस्ट नहीं किए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतवार को 83,089 मुआयने किए गए, जबकि एक दिन पहले 1,29,637 नमूनों की जांच की गई थी। रियासत में नए मामलात के बाद कोरोना की बहैसियत मजमूई मामलात बढ़कर 3,55,433 हो गए, जबकि नई अमवात के बाद अमवात की तादाद बढ़कर 1,838 हो गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ हुए इजलास के बाद इसका ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चौथी लहर आ गई है। तीसरी लहर में रोजाना 8,500 मामले आ रहे थे। दुनिया के कई बड़े शहरों में 6,000 मामलों में हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। अब चौथी लहर में दिल्ली में रोजाना 25,000 केसेस आ रहे हैं, तो हमारा हेल्थ सिस्टम तनाव में आ गया है, ये अपनी हद पर पहुंच गया है। इसके बाद सख्त कदम नहीं उठाए गए तो सिस्टम चरमरा जाएगा। कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, वहां बड़ा हादसा होते होते बचा। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इजलास में इन मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अब बड़ी तादाद में मरीजों को संभालने के काबिल नहीं है। अगर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो दिल्ली बुरी हालत में पहुंच जाएगी। आज रात 10 बजे से अगली पीर सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं, आपसे चर्चा करता रहा हूं।
एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद जरूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए। टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया। हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक कोरोना शुरू। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस लिया। कोर्ट की नागपुर बेंच ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि रियासतों को ये इंजेक्शन किस बुनियाद पर बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में मुल्क के 40% कोरोना मरीज हैं, तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जिलों को मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने 13 अप्रैल और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी वायल यानी शीशी क्यों नहीं भेजी। इस केस में एमिकस तुषार मंडेलकर ने कोर्ट से कहा कि महाराष्ट्र में इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30% रेमडेसिविर रियासत को मिलना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल उल्लास मनोहर औरंगाबादकर ने कहा कि वो रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स पर बयान दे सकते हैं। एमिकल कानून के जानकार होते हैं, जिनका केस से सीधा ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो कोर्ट की मदद करते हैं। एमिकस ने कहा कि रोजाना 2 लाख रेमडेसिविर का प्रोडक्शन मुल्क में हो रहा है, इसकी कोई कमी नहीं है। वबा ज्यादातर जो एपिडेमिक एक्ट है 1897, उसके तहत महाराष्ट्र हुकूमत रेमडेसिविर का पूरा स्टॉक रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर रोज महाराष्ट्र में 40% कोविड-19 मरीज आ रहे हैं, इसीलिए रेमडेसिविर के प्रोडक्शन का 40% महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 से हालात सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी है, ऑक्सीजन दरकार मिकदार में नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। नागपुर में वायरस का स्ट्रॉन्ग वेरिएंट देखा जा रहा है। थाने जिले में 2448 कोरोना बेड पर 5328 और नागपुर में 8232 बेड्स के मुकाबले सिर्फ 3326 रेमडेसिविर वायल दिए गए। ये तर्क समझ से परे है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद उन्हें दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। एक दिन पहले यानी इतवार के रोज ही उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना से निपटने के लिए 5 सजेशंस दिए थे। मनमोहन सिंह ने यूरोप और अमेरिका में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को मुल्क में ट्रायल की शर्त के बिना इस्तेमाल की मंजूरी देने को कहा था। आपको बता दें कि तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो फिलहाल उनके फार्म हाउस पर ही आइसोलेशन में है। कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कुछ
सजेशंस दिए थे। इसके एक दिन बाद यानी पीर के रोज वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मनमोहन की चिट्ठी पर जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये मानते हैं कि वायरस से लड़ाई में सबसे अहम हथियार वैक्सीन है, लेकिन यह बात चौंकाती है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के कायदीन ही इसके असर पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले इतवार के रोज मनमोहन सिंह ने मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सजेशन दिया था कि जिम्मेदार एजेंसियों की जानिब से अप्रूव की गई वैक्सीन को हिंदुस्तान में ट्रायल की शर्त के बिना मंगवाया जाए, लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया जाए और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की कैटेगरी तय करने में रियासतों को सहूलत दी जाए। मनमोहन सिंह ने चिट्ठी में मोदी को 5 सजेशन दिए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके जवाब में लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो सपोर्ट मनमोहन सिंह ने दिया है वजीर आजम को, वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उनकी चिट्ठी इन्होंने पूरी पढ़ी। आपने कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन ड्राइव पर जोर दिया, जिसे हम मानते हैं, इसीलिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया और 10 करोड़, 11 करोड़ और 12 करोड़ वैक्सीन लगाने जैसे मुकाम हासिल किए। उन्होंने लिखा कि आपने ये भी सलाह दी है कि वैक्सीनेशन के आंकड़े और जो तादाद है वो सही नहीं है, बल्कि आबादी के लिहाज से परसेंटेज में दिए जाने चाहिए। ये भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह ये मानते होंगे कि ये अमल हर जगह एक तरीके से मानी जानी चाहिए। आपकी कांग्रेस पार्टी के जूनियर मेंबर्स को भी इस सलाह पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीनी फौजी दरअंदाजी के सिलसिले में फौजी सतह पर होने वाली बातचीत को बेमायने करार देते हुए उसे वक्त का ज़िया करार देते हुए कहा कि इससे कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है। राहुल गांधी ने पीर को ट्वीट किया कि हॉटस्पॉट और स्प्रिंग डिस्पैच प्लेन्स पर चीनी फौज का कब्जे से हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक मफादात के साथ डीबीओ हवाई पट्टी को भी बराह रास्त खतरा लाहक है। हुकूमत की बेमकसद बातचीत से कौमी सलामती बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई। हम इससे बेहतर काम करने के अहल हैं। कांग्रेस ने चीनी सरहद पर अमन से मुतालिक फौज की वादा खिलाफी की खबरों पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उसने हिकमत अमली के साथ सरहद पर चीन के सामने हथियार डाल दिए और कौमी सलामती के साथ समझौता कर रही है। उनका कहना था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी फौज सरहद पर स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल कई खित्तों से पीछे नहीं हट रही है। इस सिलसिले में चीन की फौज और हिंदुस्तानी फौज के माबीन 9 अप्रैल को हुए आखिर दौर के मुज़ाकरात के दौरान चीनी फौज ने स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल कई चौकियों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने पिछले साल फैली वबा के बीच हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो बीमा स्कीम शुरू की थी, उसका कवर 24 मार्च को खत्म हो गया और नया बीमा कवर अभी तक जारी नहीं हुआ। यह तब हुआ जब मुल्क भर में कोविड-19 की दूसरी लहर उफान पर है और इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए हुकूमत कोरोना वॉरियर्स को कोविड के खिलाफ नया बीमा कवर दिलाने के लिए फिलहाल नई बीमा कंपनी से बातचीत कर रही है। पिछले साल मार्च में शुरू हुई बीमा योजना में हेल्थ केयर वर्कर्स को 50 लाख रुपए का कवर दिया गया था। इसका मकसद कोविड ड्यूटी पर तैनात वर्कर्स की मौत होने पर उनके खानदानों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना था। इस बीमा योजना को, इस इंश्योरेंस स्कीम को इस साल 24 मार्च तक 3 बार बढ़ाया गया था। 18 अप्रैल को वजारत सेहत ने कहा था कि उनको नया बीमा कवर दिलाने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस से बातचीत चल रही है। वजारत सेहत ने ट्वीट किया कि PMGKP यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 24 अप्रैल 2021 तक के क्लेम पुरानी कंपनी सेटल करेगी। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को इंश्योरेंस कवर नई बीमा कंपनी मुहैया करवाएगी, जिसके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस से बातचीत चल रही है। वजारत ने बताया कि कंपनी ने अब तक 287 क्लेम्स को ऑनर किया है, उनका पेमेंट किया है। कोरोना वॉरियर्स को दी गई बीमा सुरक्षा यानी जो इंश्योरेंस सिक्योरिटी है वो मार्च में खत्म होने जा रही थी। इसकी मीडिया रिपोर्ट्स, जब ये मीडिया रिपोर्ट छप गई थी, उसके बाद वजारत सेहत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के सेक्रेटरी राजेश भूषण के सर्कुलर के हवाले से बताया कि सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को भेजे गए सर्कुलर में स्कीम के इस साल 24 मार्च को खत्म होने के बारे में बताया गया था। वजारत फाइनेंस ने 26 मार्च 2020 को
PMGKY के तहत इस बीमा योजना का ऐलान किया था। वजारत सेहत ने कहा था कि सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा वर्कर्स, पैरामेडिक, टेक्नीशियन, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम में कवर किया जाएगा। कोविड के मरीजों के इलाज में लगे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ अगर कोई वाकया हो जाता है तो इस स्कीम के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वजारत सेहत के मुताबिक आज कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामले 19,29,000 पर पहुंच गए, जिनमें से 12.81% पॉजिटिव केसेस शामिल है। पिछले 24 घंटों में टोटल एक्टिव केसेस में नेट बेस पर 1,28,013 केसेस की कमी आई है। टोटल एक्टिव केसेस में 63% मामले 5 रियासतों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और केरल में है। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में सुधार हुआ है, जिन्हें देखते हुए वजीर-ए-आजम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में छूट देनी शुरू कर दी है। पब और रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं, लोगों ने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से दी गई ये छूट फिक्र का नया मौजू बन गई है। दरअसल इंग्लैंड में हफ्ते के रोज सुपर सैटरडे नाइट थी। इसके तहत एक दिन में करीब 30 लाख लोग घूमने निकल पड़े। इससे इंग्लैंड के करीब 50,000 बार, पब और रेस्टोरेंट फुल हो गए। खास बात यह है कि ये लोग एक दिन में 6 मिलियन पाउंड्स, करीब 28 लाख लीटर बियर पी गए, वो भी तब जब हफ्ते को ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जहां कई लोग शोक में डूबे हुए थे। तब इंग्लैंड में जश्न मन रहा था। हालांकि रेस्टोरेंट और पब ऑर्गेनाइजर्स का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अब सिक्योरिटी फोर्सेस में काम कर रहे जवानों के अफराद खानदान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इतवार की रात सुकमा जिले के जगरगुंडा पुलिस स्टेशन इलाके में मिलमपल्ली इलाके में 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई। इसमें से एक की उम्र सिर्फ 15 साल है और वो स्कूल का स्टूडेंट है। दूसरा नौजवान, उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। 15 साल के बच्चे की पहचान मलकम अर्जुन के रूप में हुई है, जबकि दूसरे का नाम ताती हड़मा है। अर्जुन का भाई बस्तिरिया बटालियन में जवान है, जबकि ताती हड़मा के वालिद एक एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं और नक्सली धमकी के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। माओइस्टों ने मौके पर पर्चे भी फेंके हैं और दोनों पर पुलिस मुखबरी का इल्जाम लगाया है। जिले के एसपी KL ध्रुव ने इस वाकये की तस्दीक की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ताती हड़मा और मलकम अर्जुन को नक्सली रात को ही घर से जंगल की तरफ ले गए थे। उमूमन नक्सली स्टूडेंट्स, बच्चों और खवातीन पर हमला नहीं करते। ये शायद पहली बार हुआ या कुछ रेयर केसेस में हुआ है कि जहां बच्चे को इस तरह निशाना बनाया गया है। मुल्क में 1 जून से सोने के ज्वेलरी के माफ कीजिएगा 1 जून से जितनी ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, उसकी हॉल मार्किंग को टालने की मांग की गई है। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो कोरोना का फिर से तेज रफ्तार पकड़ना और दूसरा मुल्क भर में अभी तक इसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना। मुल्क के सिर्फ 33% जिलों में ही अभी तक हॉल मार्किंग का इंतजाम हो पाया है। हुकूमत ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉल मार्किंग को जरूरी करार दिया था। हॉल मार्किंग पहले 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली थी, लेकिन ज्वेलर्स और एसोसिएशंस की मांग पर इसे अगले 6 महीनों के लिए टाल दिया गया था। अब एक बार फिर से इसे टालने की मांग की जा रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी की बॉडी ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC ने पीर के रोज मरकजी हुकूमत के तहत कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को एक खत लिखा। इसमें उसने कहा कि मुल्क में जुमला 773 जिले हैं, इनमें से सिर्फ 245 जिलों में ही सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग का इंतजाम हो पाया है। इसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अपील की है कि हर जिले में कम से कम एक सेंटर जरूर हो, इसके बाद ही इसे जरूरी किया जाए।
कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। पीर के रोज सेंसेक्स 882 पॉइंट्स नीचे 47,949 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 258 पॉइंट्स गिरकर 14,359 पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 891 पॉइंट्स नीचे 47,940 पर और निफ्टी 311 पॉइंट्स नीचे 14,306 पर खुला था। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 शेयरों में लाल निशान पे बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट पावर ग्रिड के शेयर में रहे। शेयर 4.2% नीचे 201 रुपए पर बंद हुआ। ओएनजीसी के शेयर भी 4% तक गिरे। वहीं डॉक्टर रेड्डीज और इंफोसिस के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के सबसे निचले सतह 47,362 तक भी फिसला। इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स में की। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.4% यानी 769 पॉइंट्स गिरकर 31,208 पर आ गया। इसी तरह ऑटो इंडेक्स भी 2.8% नीचे बंद हुआ। अमेरिका में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग का वाकया सामने आया है। इस बार फायरिंग टेक्सास के ऑस्टिन में हुई। यहां ग्रेट हिल्स ट्रेल एंड रेन क्रीक पार्कवे के चौराहे पर एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलाबारी में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी किसी मुश्तबा को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने इस दहशतगर्दाना वाक़े से इनकार करते हुए बताया कि यह वाक़े से आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। इससे 3 दिन पहले इंडियाना पुलिस शहर में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए थे। शुमाली मिस्र में एक ट्रेन के पटरी से उतरने से 11 अफराद की मौत और 98 लोग जख्मी हो गए। मिस्री वजारत सेहत ने इतला दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन हादसा इतवार के रोज पेश आया। अल अरबिया के नशरियाती इदारे ने इतला दी कि काहिरा के शुमाल में कुलूबिया में इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक ट्रेन मंसूरा शहर से काहिरा जाते हुए अचानक पटरी से उतर गई। ताहम वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 11 अफराद की मौत हो गई। मिस्री रेलवे अथॉरिटी के मुताबिक इस हादसे में ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गईं। हालिया हफ्तों में मिस्र में ट्रेन हादसे का यह तीसरा वाकया है। इससे कबल हफ्ते के शुरू में शुमाली मिस्र के शहर शारकिया में ट्रेन की पटरी से उतर जाने से कम 15 अफराद जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए हैं। फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकलने के नाम पर एहतजाज कर रहे तहरीक लब्बैक टीएलपी ने पीर के रोज मुल्क बंद का पाकिस्तान बंद का ऐलान किया था। इमरान हुकूमत ने टीएलपी से जुड़े किसी भी प्रोग्राम की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। कराची और लाहौर में 2 दिन में तशद्दुद में 8 लोग मारे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर फौजियों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज में बगावत हो गई है और कुछ फौजी टीएलपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान ने टीएलपी के बहाने मजहबी जमातों और पार्टियों पर निशाना साधा। कहा, यह अफसोस की बात है कि कुछ सियासी और मजहबी जमातें इस्लाम का गलत फायदा उठा रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए हैं जिनमें कुछ पाकिस्तानी फौजी नौकरी छोड़कर टीएलपी में शामिल होने की बात कह रहे हैं। एक वीडियो में तो फौजी अपने हथियार एक फंडामेंटलिस्ट को सौंपते नजर आ रहे हैं। 2 फौजियों ने अपने नाम बताकर इस तंजीम में शामिल होने का दावा किया। ये इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि फौजी जो बता रहे हैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया है। हामिद मीर, आरजू काजमी और सलीम सैफी जैसे कई मशहूर रिपोर्टर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर बताया कि टीएलपी मामले की कवरेज से रोका गया है। 3 दिन से ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपना हिंदुस्तान का दौरा टाल दिया है। अब वो कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान आने का प्लान बना सकते हैं। जॉनसन 25 अप्रैल को हिंदुस्तान आने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से बने मौजूदा हालात को देखते हुए इसे टाल दिया गया। इससे पहले जॉनसन को रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के तौर पर इन्विटेशन भेजा गया था, लेकिन उस वक्त ब्रिटेन में वबा की वजह से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा था।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।